कि जो TRE-1 है, इसका रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि विभाग कोई भी बहाली निकालती है तो विभाग की जिम्मेदारी है कि उस बहाली को पूरा किया जाए। जितने सीटें आपने बहाली निकाली है उतने सीटों को पूरा किया जाए। विधानसभा के अंदर हमको लिखित में जवाब मिला कि जो एलिजिबल लोग नहीं होंगे या जिनका रिजल्ट कई जगह पे आया होगा, उन तमाम लोगों को हम लोग उन तमाम सीटों पर हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल जो अखबार के माध्यम से सामने आया, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर दे रहे हैं, लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है कि 1,10,000 की जो बहाली थी उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया। उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे, कई सारे परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में कमी पाया गया और वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक सर्कुलर जारी करके कई छात्रों को बहाल किया। तो इन तमाम पदों को जो अनएलिजिबल हो गए और जो कई जगह ज्वाइन किए थे, इन सबको जोड़ करके जब देने के बाद शिक्षा विभाग ने कहा, माननीय शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमें जवाब मिला, लेकिन जब हम दोबारा से संपर्क उनसे कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अपर मुख्य सचिव तैयार नहीं हो रहे हैं। तो मतलब विधानसभा के अंदर जो जवाब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री दे रहे हैं उसको लागू करने के लिए भी अपर मुख्य सचिव अगर तैयार नहीं होंगे। हमारी सीधी मांग थी कि इस समय कम से कम 20,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। वैसे स्टूडेंट्स, वैसे अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ नंबर से जो मेरिट में पहले मेरिट में नहीं आए थे, उनको तत्काल सरकार सेकंड लिस्ट जारी करके ले। तो जहां 20,000 की बात थी वहां मात्र 4700 सीटों पर बहाली आ रही है। तो ऐसे कई सारे आदेश हो रहे हैं जहां पे शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सारे पर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि अपर मुख्य सचिव जो है वो इतने बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री की बात नहीं मान रहे हैं, तो सब मिला होगा। निश्चित तौर से देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फैसला होगा तो वो कैबिनेट से ही, कैबिनेट के माध्यम से होगा और कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये जो संकट दिख रहा है शिक्षा विभाग में, इसका समाधान होना चाहिए। तो इसको करना है अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो उनसे हम ये कहेंगे कि पूरे परिदृश्य पर आप एक नजर रखें और एक पूरा चार्जशीट बन रहा है के पाठक के खिलाफ, एक पूरा फहरिस्त है, एक लिस्ट है, और वो लिस्ट हम लोग भी उनको सौंपेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। एक लिस्ट तैयार करके कि अभी तक क्या क्या गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं, शिक्षकों को डराने वाले और शिक्षा विभाग का नुकसान करने वाले फैसले हुए हैं, ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके देंगे। नहीं, आप ये बताइए कि क्या शिक्षकों को डराना, जब पहले से ही बिहार के सारे स्कूल राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानकों को पूरा कर रहा है, कितने दिन तक कक्षा चलनी चाहिए, कितने घंटे तक कक्षा चलनी चाहिए, ये तमाम मानकों को जब बिहार के सारे स्कूल पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद छुट्टियों को कटौतियों करके एक अराजक वाला माहौल बना देना, हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के लिए भाजपा यहाँ बैठी हुई है। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो सुधारात्मक काम कर रहे हैं? दूसरी बात कि आपने ये भी सुना होगा कि शिक्षा विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों के अंदर निजीकरण को बढ़ावा देंगे। आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नाइट गार्ड की बहाली की गई है। जो सरकार के नियमावली के माध्यम से वहाँ का प्रबंध कमेटी ने जो बहाल किया है नाइट गार्ड को, उनको 5,000 वेतन मिल रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से बाद में अपर मुख्य सचिव ने बिना टेंडर के ठेका देकर के जो बहाली करवाया है, उनको 11,000 वेतन मिल रहा है। तो ये कैसा सुधार है? कोई सुधार इसमें नहीं है, बल्कि ये एक अराजक स्थिति पैदा करने की जा रही है शिक्षा विभाग के अंदर। उसी तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर जो पहले काम कर रहे थे उनका वेतन और जो आउटसोर्सिंग कंपनी से आया है उनका वेतन, तो वेतनों में असंगति है, पारदर्शिता की कमी है और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भ्रष्टाचार को स्थापित किया जा रहा है शिक्षा विभाग के अंदर। देखिए, पूरा उनका जो भी कृत्य है, जो फरमान है, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस आदमी का तारीफ कर सकता है इस बात के लिए कि वो स्कूल में जाकर के किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, किसी पदाधिकारी को अबे तबे कर रहे हैं, किसी टीचर को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं मोटा कह करके? इसका तारीफ नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से स्कूलों में बिना कोई टेंडर करवाए आपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दे दिया। आप जो है फलाने जिले में गेस्ट टीचर को अपॉइंट करवाइए, वहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से मिड डे मील का योजना आप चलाइए, वहाँ पे आप ये करवाइए। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, विभाग के अंदर पैसा लिया गया है और जो भी बहालियाँ हो रही है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से। तो इसकी तारीफ अगर कोई कर सकता है तो करके देखें। इस पॉइंट पर तारीफ नहीं कर रहे होंगे। एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है, ये मानते हैं, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है कि जब से के पाठक आए हैं तब से स्कूलों का व्यवस्था जो है वो ठीक हुआ है। तो उसमें कुछ पॉइंट हम मानते हैं कि कुछ पॉइंट सुधार हुए हैं। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि टीचर्स का जो स्कूलों में उपस्थिति है वो ठीक तरीके से होना चाहिए, नियम के मुताबिक होना चाहिए, छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद आप गलत तरीके से किसी महिला के सीएल को खारिज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे। आप ये कह देंगे कि कोई भी टीचर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सरकार की किसी नीति की या शिक्षा विभाग के किसी भी फरमान का विरोध नहीं कर सकता है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गैर संवैधानिक है। हम प्रयास कर रहे हैं और हम पार्टी के लेवल पर भी हमारी बैठक हुई है और 2 दिन पहले भाकपा माले की राज्य कमेटी की बैठक हुई है। उस बैठक में इस पर विस्तृत से चर्चा हुआ है और पूरी पार्टी ने कहा है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से, उसे लेकर के पार्टी स्तर पर भी बात होगी और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बिहाफ पे और एक एमएलए के बिहाफ पे मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के बात करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ओपन स्कूलिंग पे जो फैसला आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो उस पर हम क्यों कुछ कहेंगे? उसको देखना सरकार का जो शिक्षा विभाग है, सरकार का जो लीगल डिपार्टमेंट है, वो लोग उसको देख करके उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो सरकार को करना है। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि उनको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का मामला समझ लीजिए। नियोजित शिक्षक बिहार में जितने हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी थी और उस मांग को बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से सारे शिक्षक संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के हम लोगों ने एक आंदोलन भी पटना में किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया और कई लेवल पर सरकार से नेगोशिएशन भी हुआ। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम राज्यकर्मी देंगे, लेकिन जो लीगल बाध्यता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लीगल बाध्यता, जब जो शिक्षक पहले
पंचायत लेवल पर जब शुरुआत में बहाली हुई थी शिक्षकों की, याद कीजिए 2004 में, तो वहाँ से उठा करके जब उनको नियोजन इकाइयों में लाया गया तब उनका एक दक्षता परीक्षा लिया गया था। अभी सरकार का कहना है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी अगर देंगे तो उनका एक कैटेगरी बदल रहा है, नियोजन से वो राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो इस बीच में अगर कोई परीक्षा नहीं होगी तो ये लीगली फंस सकता है, मामला कानूनी रूप से फंस सकता है। इसीलिए सरकार ने जो कहा है कि एक परीक्षा हम लेंगे और वो मामूली किस्म का परीक्षा होगा, वो एक डिपार्टमेंटल किस्म का ही परीक्षा होगा। तो मेरे ख्याल से कोई शिक्षक संगठन इस परीक्षा को लेकर के इतना रिजिड नहीं है। हमने जरूर शुरुआत में कहा था कि बिना शर्त देना चाहिए, लेकिन नेगोशिएशन में जो बात निकल कर आई थी उसमें एक परीक्षा की बात हुई है और उसका सब लोग तैयार हैं। सर, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक जो संघर्ष मोर्चा के गठन को लेकर गलत बताया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, ये क्या मतलब? तो बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक आपके सामने बैठे हुए हैं। अगर शिक्षा विभाग को लग रहा है कि तमाम शिक्षक संगठनों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर ला करके उनकी तरफ से बातों को कहना, सरकार से नेगोशिएट करना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के बात करना, ये अगर गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करके देखें। हम तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं। तो ये सब इस मुद्दे पर महागठबंधन में दरार आएगी क्या? दरार नहीं आएगी। महागठबंधन का उद्देश्य बहुत साफ है। हम देश को सांप्रदायिक फांसीवाद ताकतों से निजात दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो जन विरोधी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी भाजपा है वो हटे, वो हमारा बेस लाइन है। उस बेस लाइन पर अगर कोई संकट नहीं है तब तो किसी हाल में उसमें दरार नहीं आएगी, बल्कि हमारी एकजुटता बढ़ती जाएगी। संकट वहाँ है जहाँ पे कोई भी इस तरह के फरमान आएंगे तो हम लोग चाहते हैं कि बात करके इसको। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपको मैं खुशखबरी देने वाला हूं। सबसे पहली खुशखबरी ये कि जितने भी लोग NIOS के साथ जो है BTC किए थे, यानी NIOS के साथ में जाकर के DLED किए थे या BTC किए थे, उनको जो है ये 2017 से पहले कार्यरत शिक्षक जो है वो उनके DLED की डिग्री जो है वो मान्य रहेगी, उनको वो लोग बाहर नहीं करने वाले हैं। तो बिहार BPSC ने ये फैसला कर लिया है कि जितने भी लोग 2017 से पहले NIOS के साथ किए थे उनको हम बाहर नहीं करेंगे, उनको हम शामिल किए रखेंगे। दूसरी बात ये देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी ये है कि परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। स्कूल का आवंटन में 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि कौन कौन सा आपको 3 स्कूल चाहिए, आप उसका ऑप्शन चूज़ करेंगे। उसके साथ ही आपको परीक्षा देना होगा। नियोजित शिक्षक, परमानेंट शिक्षक, राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। इसके लिए स्थानांतरण और वरीयता मापदंड, ये सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं और ये परीक्षा जल्द ही होने वाली है आपकी। और ये परीक्षा जो है बिहार बोर्ड लेगा। आप देख सकते हैं ये परीक्षा BPSC नहीं लेगा, जो कि काफ़ी हार्ड होता है, जबकि बिहार बोर्ड लेगा, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ जाएंगे और बहुत ही मतलब एक तरह से बस केवल आपको किसी तरह से पास करवाने के लिए आसान क्वेश्चन दे देंगे और आप आराम से पास कर लेंगे। तो इसलिए नई शिक्षा प्रणाली में कैबिनेट को भेजी गई सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड लेगा अपना। उसके बाद अगला जो है खबर ये है कि आप अपना एडमिट कार्ड जो TRE 2.0 था, जो TRE 2.0 चल रहा है, इसका एडमिट कार्ड आज से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड पर जाना होगा और आप अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर जाकर लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक फ़ोटो अपना अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए फ़ोटो अपलोड आपको करना होगा। जो फ़ोटो आपको 250 का रिसाइज करके पिक्सल बना करके और 25 KB से कम का होना चाहिए, वो फ़ोटो आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद एक आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और आप अपना ज़िला, अपना सब कुछ देख सकते हैं, कितने तारीख को पेपर है, कौन से ज़िले में, कहाँ क्या है, सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। तो आपको अपना फ़ोटो डाउनलोड करके, फ़ोटो को अपलोड करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आज ही। और दूसरी बात ये है कि जो अपना ये जो SST से भरे हैं फॉर्म अपना, जिनका भी फॉर्म SST से 6 से 8 में है, उनको अपना कोई एक विषय चूज़ करना होगा, जैसे भूगोल या इतिहास, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय। बाकी आप डाउनलोड कर लीजिएगा आज। ये देखिए यहाँ पर ये भी खबर, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती का प्रवेश पत्र आज से डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ये DLED मान्य होगा। उसमें अभ्यर्थी का डाउनलोड कर सहमति से अभ्यर्थी डाउनलोड करने 1 घंटा पहले पहुँचना होगा। 1 घंटा पहले ही जो आपका गेट बंद हो जाएगा। यानी अगर 12 बजे से परीक्षा है तो आपको 11 बजे पहुँच जाना होगा, 11 बजे गेट बंद हो जाएगा। यानी 11 बजे का आपको 2-3 घंटा पहले पहुँच जाना, 11 बजे गेट बंद हो जाएगा, 11 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपका परीक्षा 2 बजे से है तो आपको 1 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। अगर परीक्षा 9 बजे से है तो 9 बजे मतलब 8 बजे के पहले आपको एंट्री ले लेनी है। तो 1 घंटा पहले आपको एंट्री ले लेना है। ये सारी चीज़ें हैं। आपके के पाठक कल गए थे बांका जिले में, तो भागलपुर में, और भागलपुर में पहुंचने के बाद बोले कि अगर आप नौकरी नहीं कर सकते, अपना 100% नहीं दे सकते तो नौकरी छोड़ दीजिए। यानी अगर आपको नौकरी करना है तो आपको अपना 100% काम करके 100% आपको दिखाना है। 14 घंटा काम करने की आपको आदत डालनी है। और आपको इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा है आपको 14 घंटा काम करने की आदत डालें, वरना नौकरी छोड़ दें। उसके साथ ही महिला पुरुष एक साथ कक्षा में हो, इस तरह की पढ़ाई करवाएं। वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और वेतन आपको 7 दिसंबर से पहले, यहाँ पर देखिए 11,000 शिक्षकों को 7 दिसंबर से पहले आपको वेतन मिल जाएगा। तो 7 तारीख से पहले आपको वेतन भी मिल जाएगा। और सुशील मोदी जो कि विपक्ष में है इस समय, ये भाजपा के बड़े सांसद हैं, तो इन्होंने कहा कि शिक्षक 40,000 पद से अधिक पूरक रिजल्ट परिणाम जारी हो सकता है। मतलब जो शिक्षकों का 40,000 से ज़्यादा अधिक पद पर पूरक रिजल्ट जारी हो सकता है। तो आप लोग जारी करें, फालतू का समय पैसा नष्ट ना करें, शिक्षक को मतलब एक तरह से जारी कर दें, पूरक रिजल्ट जारी कर दें, ना कि अगली भर्ती में उसको जोड़ा जाए सीट को। तो ये बात तो इनकी सही है फिर भी, लेकिन एक बात बता दूं कि जो सुशील मोदी हैं, जब अपने सत्ता में तो नौकरी आती ही नहीं थी। जब सत्ता छोड़ दिए हैं, अब सत्ता इनसे हाथ से चली गई है, तो अब नौकरी की बात कर रहे हैं। और जब तक वो साथ थे तब तक नौकरी तो नहीं लाए एक भी।
अब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके विरोध कर रहे हैं। एक्चुअली में अब ऐसा होता है, खैर लेकिन अब इनका तुम्हें नौकरी नहीं दे पाए तो दूसरे को नौकरी भी नहीं देना चाहते, यही बात है। तो इसलिए नीतीश और तेजस्वी यादव मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हम लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देखिए जॉब ही सबसे सब कुछ, अगर एक स्टूडेंट को जॉब मिले तो उससे बढ़ के और कुछ हो नहीं सकता है। बाकी जो आपको अच्छा लगे वो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं ही। तो ये ऐसा बयानबाजी कर रहे थे कि 40,000 लोगों को जो है पूरा रिजल्ट जारी हो सकता है, तो अगर हो सकता है तो कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन ऐसा संभव नहीं कि 40,000 तो सीट होगा ही नहीं खाली, क्योंकि सीट ही खाली करीब 25 से 30,000 बन रही है, तो 40,000 कहाँ से हो सकता है। तो ये करीब बातें हैं, बाकी देखा जाएगा। बाकी ये हो सकता है कि ये आप देख सकते हैं परीक्षा देकर नियोजित शिक्षक बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा है, मैंने आपको बता ही दिया है। और ये आपको देख सकते हैं, ये एक फॉर्म आया हुआ है बिहार स्टेट से बिहार विद्यालय समिति परीक्षा पटना से आया हुआ है एक फॉर्म, जिसमें 6-7 हज़ार पोस्ट हैं, करीब 6 से 7 हज़ार के बीच में पोस्ट है। इसका फॉर्म आप दो तारीख यानी आज से ही लेकर के 22 दिसंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए 6 से 8 वाले पद भी हैं, इसमें 1 से 5 वाले पद भी हैं। तो इसमें फॉर्म में आया हुआ है, तो आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका जो है ये 6 से 8 और 1 से 5 का जो है, यहाँ पर आपको तीसरे नंबर कॉलम में आपको जो है यहाँ पर वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ से फॉर्म अगर आपको भरना हो तो 2 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आप वहाँ पे जा करके अपना ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। ये बिहार समिति बोर्ड की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है, तो आप इसमें फॉर्म अपना भर सकते हैं। इसका जो परीक्षा होगा 150 अंक का होगा, और ये आपका जो है ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। बाकी जो है ये अपना नियोजित शिक्षक जो है ये अपना 3 विकल्प चूज करके और अपना जो है प्रवेश परीक्षा जो है ये अपना मतलब बिहार बोर्ड से जो है अपना परीक्षा दे करके ये राज्यकर्मी का दर्जा पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी हैं, बाकी वीडियो आप आगे तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पल की अपडेट आपको तुरंत और तत्काल सही जानकारी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। यूट्यूब से आप ज़रूर जुड़ जाइए। यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, @ लगा कर ये स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। अब इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट क्या होगा कि आप जैसे मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर डाल रखा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई अपडेट होता है, यहाँ पर आपको वो पहले अपडेट मिल जाती है। बाद में जो है वीडियोज़ तो बाद में 1 आध घंटे बाद, आधा घंटा बाद मिलता है आपको, लेकिन अपडेट तुरंत यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का तुरंत मिल जाता है। तो आप आकर के यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और जुड़ने का आपको बेनिफिट है कि यहाँ पर आप किसी से बात भी कर सकते हैं, कमेंट करना हो तो आप कमेंट करके किसी कोई समस्या हो तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग इसमें ज़रूर जाइएगा। अब अगला बताता हूँ। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षिका अच्छे पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में, लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25 हज़ार सीट कहाँ गया। तो ये जो 20-25 हज़ार सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25 हज़ार सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15 हज़ार तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में भी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9, 10 और 11, 12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए, लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है
जब इस पे ऐसे करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह किया है, प्रोडक्ट वगैरह खरीदा है, ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को